हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स के बारे में आपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि डिटरमिनेंट क्या होता है। उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी सिंप्लीफाई किए थे। आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स जो होंगी उनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स होंगी और साथ में कुछ बेसिक एग्जांपल्स। जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट हैं उनसे हमें क्या हेल्प मिलती है कि एक तो हमने जो लास्ट लेक्चर में देखा कि डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं उस वे में सॉल्व करें, या कई बार क्या होता है कि वो जो प्रॉपर्टीज हैं उन प्रॉपर्टीज को यूज करके हम थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्वेश्चन को कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर उसके बाद डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, या जो प्रूव करने के लिए कहा गया है तो उस रिजल्ट को हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज हम क्वेश्चन को थोड़ा सा, और वैसे तो डिटरमिनेंट ईजी है, कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिया 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट, उसको सॉल्व करना है तो आप कर लेते हो। लेकिन क्या है कि कई बार हम जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस वगैरह फॉर्म हो जाते हैं उनको सॉल्व करके डायरेक्ट सॉल्व करें, फिर उसको फैक्टराइज करके सिंपल फैक्टर्स में कन्वर्ट करें, या प्रॉपर्टीज की हेल्प से उसको हम डायरेक्ट सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट करें। तो जो प्रॉपर्टीज हैं उनका अपने आप में ही एक इम्पोर्टेंट रोल है और बड़ी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज हैं, बिल्कुल ईजी प्रॉपर्टीज हैं। बस उनका हमें मीनिंग पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि हाउ टू अप्लाई। तो इसके लिए जो सबसे पहले हमारे पास पार्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में, हम क्या करें, इन दिस सेक्शन वी स्टेट सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट है उनको हम डिस्कस करेंगे ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट विच शैल बी हेल्पफुल इन इवेल्युएटिंग दैम। मतलब जो प्रॉपर्टीज यूज करेंगे उसकी हेल्प से उस क्वेश्चन को इवेल्युएट करना, सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा इजी हो जाता है, तो उसकी हेल्प से करेंगे। जनरली हमने थर्ड ऑर्डर मेंशन किया है क्योंकि हम हमारा जो सिलेबस से रिलेटेड पार्ट है उसमें 3/3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट ही हम सॉल्व करते हैं। लेकिन वो जो प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे उन प्रॉपर्टीज को हम फॉर ट्रू फॉर डिटरमिनेंट ऑफ एनी ऑर्डर, मतलब किसी भी ऑर्डर का डिटरमिनेंट हो उस पर हम उन प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हम जनरली जो डिस्कस करेंगे वो 3/3 ऑर्डर के जो डिटरमिनेंट होंगे उनके लिए डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहली जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, वेरी इजी प्रॉपर्टी, लास्ट लेक्चर में भी हमने इसको डिस्कस किया था। क्या कह रहे हैं कि अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सभी एलिमेंट्स जीरो हैं तो उस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो आएगी। इफ ईच एलिमेंट इन ए रो, किसी भी एक रो के ईच एलिमेंट या कॉलम के एलिमेंट जीरो हैं ऑफ द डिटरमिनेंट इज जीरो, देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज जीरो। उस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो जीरो आएगी। जैसे सपोज करो अगर कोई एक मैट्रिक्स होता है और उसका डिटरमिनेंट हम फाइंड आउट करते हैं, मान लो 3 एलिमेंट्स जीरो हैं, 2 1 6 4 1 5, रो फर्स्ट रो के हों या थर्ड रो के हों या सेकंड कॉलम के हों, फर्स्ट कॉलम के हों, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के सभी एलिमेंट्स जीरो हैं तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो। लेकिन अगर हम देखना चाहें तो देखें, जनरली हम क्या करते थे, मान लो ये है, इसको हम कैसे एक्सपेंड करते थे, जीरो इंटू डिटरमिनेंट ऑफ, इस जीरो को फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ देते हैं, 1 6 1 5, फिर माइनस नेक्स्ट सेकेंड एलिमेंट लेते थे A12, यानी माइनस जीरो इंटू डिटरमिनेंट ऑफ, इस जीरो को फॉर्म करने वाली जो रो है और कॉलम है उसको छोड़ देते थे, 2 6 4 5, 2 6 4 5 का डिटरमिनेंट, फिर नेक्स्ट एलिमेंट जीरो A13, तो उसके साथ प्लस का साइन आता था, जीरो इंटू डिटरमिनेंट ऑफ, इस जीरो को फॉर्म करने वाली जो कॉलम और रो है उसको छोड़ देते हैं, 2 1 4 1, 2 1 4 1। लेकिन अब जब यहाँ चाहे कोई भी वैल्यू आए, जब वो मल्टीप्लाई जीरो से होनी है, जब वो मल्टीप्लाई जीरो से होनी है, मल्टीप्लाई जीरो से होनी है, तो इसका मतलब वो आंसर क्या आएगा, जीरो। अगर सेकंड रो के एलिमेंट जीरो होते तो हम कहते हैं कि सेकंड रो से एक्सपेंड कर रहे हैं, क्योंकि आपको बताया गया है कि कोई भी डिटरमिनेंट गिवन है तो उसको आप एनी रो या एनी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हो। तो जिस रो या जिस कॉलम के सभी एलिमेंट्स जीरो हैं हम उसी से एक्सपेंड कर ले, उसमें जीरो इंटू डिटरमिनेंट 2/2 ऑर्डर का, जीरो इंटू डिटरमिनेंट 2/2 ऑर्डर का, तो जीरो आएगा। लेकिन ये सब पार्ट्स करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब हमें पता चल गया कि एनी रो या एनी कॉलम के सभी एलिमेंट्स जीरो हैं तो उस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो जीरो आएगी, तो हम डायरेक्ट भी जीरो लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी, क्या कह रहे हैं, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। जो वैल्यू होगी डिटरमिनेंट की वो सेम रहेगी, कब, इफ इट्स रोज आर चेंज्ड इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज। यानी कोई एक डिटरमिनेंट में उसकी जो रो है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दो, या कॉलम्स को रोज में इंटरचेंज कर दो,
तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी। और जो रोज और कॉलम्स में इंटरचेंज करने का कॉन्सेप्ट होता है वो आपको पता है, मैट्रिसेस में आपने पढ़ा है। रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करना मतलब क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। यानी कहने का मतलब है आप मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो या उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। वैसे यहाँ प्रूव करके दिखा रहे हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं थी। ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो या उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो। ए डैश किसको रिप्रेजेंट करता है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए। मतलब रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करके जो मैट्रिक्स आता है उसको हम ट्रांसपोज ऑफ गिवन मैट्रिक्स कहते हैं। तो लेकिन अगर सॉल्यूशन देखना चाहें तो देखो ये एक डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट आपको बताया था डेल्टा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इसको हम अगर मैट्रिक्स ए कहेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये भी कह सकते थे, या डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये भी कह सकते हैं, या हम डिटर्मिनेंट को जनरली डी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये एक मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स था, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। एलिमेंट्स क्या है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। तो इसके लिए आपको बताया गया कैसे सॉल्व करते हो। दिस इज इक्वल टू a1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a1 को फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ देते हैं, क्या आता है b2 c2 b3 c3। फिर नेक्स्ट क्या एलिमेंट लेते हैं, ये वाला एलिमेंट, लेकिन इसके साथ प्लस साइन था तो इसके साथ क्या होता है माइनस साइन, माइनस b1 इंटू डिटर्मिनेंट किसका, इस b1 को फॉर्म करने वाली ये जो रो और कॉलम है इनको डिलीट कर दो, किसका a2 c2 a3 c3 a2 c2 a3 c3। फिर प्लस माइनस प्लस साइन के साथ क्या लिखेंगे c1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ c1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ये जो c1 ले रहे हैं हम, तो c1 को फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ देते हैं, किसका डिटर्मिनेंट a2 b2 a3 b3 का, a2 b2 a3 b3 का डिटर्मिनेंट क्या होता है a1 इंटू, ये कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, दिस प्रोडक्ट माइनस दिस प्रोडक्ट, तो क्या गया a1 इंटू b2 c3 माइनस b3 c2। फिर माइनस b1 इंटू a2 c3 माइनस a3 c2। फिर प्लस c1 इंटू a2 b3 माइनस a3 b2। ये तो मेरे पास पहले इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। लेकिन हम क्या करें, अगर हम जो मैट्रिक्स होता है इसके रिगार्डिंग अगर हम उसका ट्रांसपोज लेते, या हम ये कह देते हैं कि ये जो डिटर्मिनेंट है इस डिटर्मिनेंट की जो फर्स्ट रो है इसको मैं फर्स्ट कॉलम बना दूं, a1 b1 c1 को a1 b1 c1 फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया, और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप सॉल्व करोगे जिसको हमने भी डेल्टा डैश कह दिया, तो हम देखेंगे कि पहले वाला डिटर्मिनेंट और ये जो डिटर्मिनेंट है इन दोनों की जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। मतलब अगर हम रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं, अगर हम रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, सेम रहती है। तो इसको जब सॉल्व करना है तो हमने पहले भी कहा है कि किसी भी डिटर्मिनेंट को किसी रो से भी सॉल्व एक्सपेंड कर सकते हो, कॉलम से भी कर सकते हो। तो हम इसको इस फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर देते हैं, सबको एक्सपेंड करना आता है a1 इंटू इस पार्ट का डिटर्मिनेंट माइनस b1 इंटू सेम वही वाला पार्ट आ जाएगा प्लस c1 इंटू, और आप देखेंगे कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, और दोनों वैल्यू सेम है। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आप देखोगे पहले वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, मतलब डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा डैश। मतलब कोई भी एक डिटर्मिनेंट है उसकी अगर आप रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करना चाहें तो यू आर फ्री, कभी भी मन में आए तो उस डिटर्मिनेंट की रोज और कॉलम्स को आप इंटरचेंज कर सकते हो। क्यों, क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम आएगी। तो इसका मतलब हम इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स आर इंटरचेंज, बड़ा अच्छा रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्वेश्चंस में यूज होता है कि अगर हम एनी टू रोज या एनी टू कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो देन द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट्स इज चेंज, कि जो डिटर्मिनेंट का साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। मतलब अगर पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू 5 आ रही है और मैंने टू रोज को इंटरचेंज कर दिया या टू कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू 5 आ रही है तो उस जो दूसरा डिटर्मिनेंट होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, साइन चेंज के साथ, यानी पहले 5 है तो बाद में क्या आ जाएगी -5, पहले -5 है तो बाद में क्या आ जाएगी +5, मतलब माइनस साइन से चेंज कर देंगे। यानी इस रिजल्ट का मतलब ये है सेकंड और थर्ड रो को इंटरचेंज कर दो मन में आया तो, लेकिन बस बाहर क्या लगा दोगे माइनस साइन। फर्स्ट और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज कर दो तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। यानी एनी टू कॉलम्स को इंटरचेंज कर दो, एनी टू रोज को इंटरचेंज कर दो, डिटर्मिनेंट में
जो पहले वैल्यू है वही आएगी लेकिन विद नेगेटिव साइन। पहले 5 है तो बाद में -5 हो जाएगी, पहले -5 है तो बाद में 5 हो जाएगी। तो देखो वही है, ये जो है डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर हम सॉल्व करते हैं तो डिटरमिनेंट जो अभी हमने लास्ट स्लाइड में सॉल्व किया था वही है सेम। अब हमने इसमें क्या कहा, लेट बी एक हमारे पास डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट ऑफ बी कहते हैं, बी वैसे तो बी द डिटरमिनेंट लिख रहे हैं तो बी इसने डिटरमिनेंट कह दिया। तो उसमें हम क्या कह रहे हैं कि हमने इंटरचेंजिंग फर्स्ट एंड सेकंड रो, यानी ये जो फर्स्ट रो है और ये जो सेकंड रो है इनको हमने इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज कर दिया मतलब जो ये सेकंड रो है इस सेकंड रो को हमने क्या बना दिया, फर्स्ट रो, और जो फर्स्ट रो है इसको हमने क्या बना दिया, सेकंड रो। तो आप इसकी वैल्यू जब देखेंगे तो आपको इसमें नेगेटिव साइन का चेंज नजर आएगा। जो ये वैल्यू आप देख रहे हो इसको माइनस साइन से जो मल्टीप्लाई करेंगे वही वाली वैल्यू मिलेगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता है, वैसे चाहते तो फर्स्ट रो से एक्सपेंड करके फिर रीअरेंज करके आप देखते तो माइनस साइन का चेंज आ जाता है, लेकिन हम क्यों ज्यादा मेहनत करें, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी डिटरमिनेंट को आप एनी रो या एनी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हो, तो हम इसको इस सेकंड रो से एक्सपेंड कर देते हैं। लेकिन ध्यान रहे सेकंड रो से एक्सपेंड करना है तो ये नहीं यहाँ प्लस साइन आएगा, यहाँ प्लस था पहले वाले के लिए, प्लस माइनस प्लस फिर माइनस साइन हो जाता है। या इसमें इसने वैसे क्या किया है, इसने हम चाहते तो डायरेक्ट इससे सॉल्व कर सकते थे, मैं इसको यहाँ इसमें इसने फर्स्ट रो से ही एक्सपेंड किया और फिर रीअरेंज किया है। लेकिन अगर मैं चाहता तो इसको इससे एक्सपेंड करता, इससे एक्सपेंड करते तो क्या, तो b1 इंटू दिस प्रोडक्ट माइनस दिस प्रोडक्ट माइनस b2 इंटू ये प्रोडक्ट माइनस ये प्रोडक्ट प्लस b3 इंटू ये प्रोडक्ट माइनस ये प्रोडक्ट, और फिर इसने इसको रीअरेंज किया इन टर्म्स को। ये जो है यहाँ क्या है, ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, इसको अगर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके देखेंगे रीअरेंज करके, हम ये कह रहे हैं कि जैसे देखो इसमें से a1 b2 c3 a1 b2 c3 माइनस साइन के साथ कहाँ है, a1 b2 c3 ये वाली टर्म है, a1 b1 b2 c3, फिर a1 c2 b3 वाली टर्म, a1 c2 a1 c2 b3 ये वाली टर्म आ गई, ये यहाँ लिख दिया। फिर a2 b1 c3 a2 b1 c3 ये वाली टर्म लिख दिया। फिर है a2 c1 b3 a2 c1 b3 इस वाली टर्म को यहाँ लिख दिया। फिर a3 b1 c2 यहाँ से ये a3 b1 c2 विद नेगेटिव साइन ये लिख दिया। फिर a3 c1 b2 a3 c1 b2 इसको लिख दिया। यानी ये जो 6 टर्म्स हैं इनको रीअरेंज करके लिखा, और ये जो वैल्यू है यहाँ देखो ये प्लस साइन था माइनस साइन था प्लस साइन था माइनस साइन, यानी माइनस ऑफ ए कह लो या इसको डिटरमिनेंट से लिखते, ये डिटरमिनेंट है जो बी द डिटरमिनेंट ऑब्टेन्ड बाय दिस, तो ये आ गया। इस वे में भी समझ सकते हो, या जैसे मैं कह रहा था कि ये हम करें, या मैंने क्या कहा कि मैं इसको किससे एक्सपेंड कर रहा हूँ, सेकंड रो से एक्सपेंड कर रहा हूँ। बस मुझे साइन का पता होना चाहिए, मुझे क्या लिखना होगा, प्लस माइनस a1 इंटू, मुझे क्या लिखना होगा इसको अगर सॉल्व करता हूँ तो माइनस a1 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ, किसका डिटरमिनेंट, इसको फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ेंगे, b2 b3 c2 c3 b2 b3 c2 c3, ये माइनस a1 आ गया, माइनस फिर यहाँ क्या आएगा प्लस a2 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ, इस a2 को फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ेंगे, b1 b3 c1 c3 फिर प्लस a3 सॉरी माइनस a3, क्योंकि माइनस प्लस माइनस a3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ, माइनस a3 कह रहे हैं ना, इसके लिए कह रहे हैं, तो इसको फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ देंगे, b1 b2 c1 c2 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली लाइन आ जाएगी, इसके बाद डायरेक्ट ये वाली लाइन आ जाएगी। ये आप देखें और ये जो पार्ट है सेम है, तो हम कोई जरूरी नहीं है कि रीअरेंज वाले काम में अपना टाइम वेस्ट करें, आप हम इसको डायरेक्ट सेकंड रो से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, और सेकंड रो से एक्सपेंड करते हैं तो ये वाली जो वैल्यू माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल आ जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है एनी टू रोज को या एनी टू कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। इस रिजल्ट से ये देखिए क्या कह रहे हैं, if any rows or columns of a determinant A is passed over n parallel rows, n parallel rows को अगर हम पास करते हैं तो then the determinants of two rows or columns n times repeatedly,
एक बार पहले टू रोज को इंटरचेंज कर दिया, फिर दोबारा से एनी टू रोज को इंटरचेंज कर दिया, फिर एनी टू रोज को इंटरचेंज कर दिया। अगर ये प्रोसेस हम n टाइम्स करते हैं तो हर बार माइनस साइन का चेंज आएगा, तो माइनस 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 का चेंज कितने बार आ जाएगा, n टाइम्स। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस वन रेज टू द पावर n, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वन रेज टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। मतलब कोई भी एक डिटर्मिनेंट है आपके पास, पहले आपने फर्स्ट और सेकंड रो को इंटरचेंज कर दिया, एक बार माइनस साइन का चेंज आ जाएगा। फिर आपने सेकंड और फर्स्ट रो को दोबारा से इंटरचेंज कर दिया, फिर एक बार माइनस साइन का चेंज आ जाएगा। फिर आपने सेकंड रो और थर्ड रो को इंटरचेंज कर दिया, फिर माइनस साइन का चेंज आ जाएगा। अगर आप ये प्रोसेस n टाइम्स करते हो या एनी टू कॉलम्स को इंटरचेंज कर रहे हो, n टाइम्स करते हो, तो क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ b इज इक्वल टू माइनस वन रेज़ टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। मतलब ये प्रोसेस जितनी बार आपका मन करे बार बार कर सकते हो। प्रॉपर्टीज का फायदा यही है कि किसी भी प्रॉपर्टी को कितनी बार यूज कर लो, कैसे भी यूज कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्रॉपर्टीज को यूज हेल्प के लिए करना चाह रहे हो या बार बार यूज करना चाह रहे हो। हम उस क्वेश्चन को देख के हमें पता चल जाएगा कि किस टाइप से प्रॉपर्टी यूज करें, क्योंकि हम उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करना चाहेंगे। लेकिन जो मन में आए वो प्रॉपर्टी यूज करोगे। डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो हम जो फाइंड आउट करते हैं, स्टार्टिंग में जो डिटर्मिनेंट गिवन होगा उसकी वैल्यू एग्जैक्ट वही आएगी, चाहे कोई भी प्रॉपर्टी आप कितनी बार यूज कर लेना। तो इन प्रॉपर्टीज का हेल्प है हमें, लेकिन जब हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम इनको इजीली यूज कर पाएंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या कह रहे हैं, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स आर आइडेंटिकल, यानी अगर किसी डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम्स आइडेंटिकल सेम है, पहली रो में और थर्ड रो में सेम एलिमेंट है, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम में सेम एलिमेंट है, तो उस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। देन द वैल्यू ऑफ दैट डिटर्मिनेंट इज जीरो। जैसे आप देख रहे हो ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 a2 b2 c2, यानी सेकंड और थर्ड रो के एलिमेंट सेम है। यहाँ हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं, लेकिन आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट क्या कहोगे कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होगी। क्यों? क्योंकि सेकंड और थर्ड रो आइडेंटिकल है। लेकिन सॉल्व कर रहे हैं, क्या होगा, a1 इंटू इसको और इसको छोड़ देते हो, ये वाला डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे क्या होगा, b2c2 माइनस b2c2 b2c2 माइनस b2c2, फिर क्या होगा इसके साथ माइनस b1 इंटू इस b1 को फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ोगे और इसका डिटरमिनेंट यानी a2c2 का डिटरमिनेंट यानी a2 इंटू c2 माइनस a2 इंटू c2 a2 इंटू c2 माइनस a2 इंटू c2, फिर प्लस c1 के साथ इनको छोड़ेंगे, इस पार्ट का डिटरमिनेंट लेंगे, क्या होगा a2b2 माइनस a2b2, और आप देख रहे हो कि ये टर्म्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और जीरो आएगा। यहाँ सॉल्व किया है, लेकिन क्वेश्चंस में हम इसको डायरेक्ट अप्लाई करेंगे कि एनी टू रोज या एनी टू कॉलम्स आइडेंटिकल है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या कहोगे, जीरो, डायरेक्ट जीरो। फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम्स आर आइडेंटिकल, सो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट भी जीरो। If each element in a row of a determinant is multiplied by same constant k, then the value of the determinant is k times the value of the original determinant। यानी क्या करें, एक तो आपने इस डिटरमिनेंट को सॉल्व किया, डिटरमिनेंट ऑफ ए जो हमने पहले सॉल्व किया था वही है, लेकिन कह रहे हैं कि अगर मान लो मैं इसकी एक रो को k से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इस डिटरमिनेंट की एक एनी रो को या एनी कॉलम को k से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मान लो ये जो वैल्यू अभी तो देखने में ये लग रही है, मान लो ये वाली वैल्यू मेरी 5 होती और मैंने ईच एक रो को, सभी को नहीं, सिंगल रो या सिंगल कॉलम को k से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अगला जो डिटरमिनेंट आएगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, 5k, मतलब k से मल्टीप्लाई हो जाएगी। किसी भी एक रो की बात कर रहे हैं, ध्यान देना मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में डिफरेंस है। मैट्रिक्स में हम क्या कहते थे कि ये एक मैट्रिक्स है, और अगर मैं इसको k से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स k से मल्टीप्लाई हो जाते थे। लेकिन डिटरमिनेंट के केस में अगर मैं किसी डिटरमिनेंट को k से मल्टीप्लाई करूंगा तो और उस k को अगर अंदर लेके जाना चाहूंगा तो या तो किसी एक रो में लेके जा सकता हूं या किसी एक कॉलम में लेके जा सकता हूं विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी, क्योंकि हम केवल एक रो को k से मल्टीप्लाई करने की कह रहे हैं, पूरे मैट्रिक्स को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रिजल्ट कुछ और ही आएगा। तो क्या होगा, अब जैसे मान लो मैंने इसमें क्या कहा, फर्स्ट रो है,
फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट को k से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, k टाइम्स पहले वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू। और सिंपल रिजल्ट है वैसे तो, वही जैसे वहां सॉल्व करते थे, k a1 इंटू इस पार्ट का डिटर्मिनेंट ये आ जाएगा, माइनस के बी वन में क्या आएगा, इस पार्ट का डिटर्मिनेंट, और इस पार्ट का डिटर्मिनेंट क्या होता है, a2c3 माइनस a3c2, फिर प्लस क्या आएगा, kc1 इंटू इस पार्ट का डिटर्मिनेंट। और सब में देख रहा है तो k जो है वो ईच टर्म में से कॉमन ले सकते हो, k को हमने कॉमन ले लिया, और ये पहले वाला डिटर्मिनेंट है, ये पहले वाला डिटर्मिनेंट, इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू जैसे यहाँ a लिखा है तो k इंटू ए आ गया। अगर मैं इसको कह देता कि ये वैल्यू 5 के इक्वल है, तो ये वैल्यू मेरी पहले क्या आ जाती, k इंटू 5 यानी 5 के आ जाता, मतलब जो ये वैल्यू कह रहे हैं उसका मल्टीपल आ जाएगा, तो वो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाएगा जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। यहाँ जो ये बी ए जो लिखे हुए ना, इनसे कंफ्यूज मत होना कि हम इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कह रहे हैं। यहाँ जो आप ए या बी देख रहे हैं ये मैट्रिक्स नहीं कह रहे, अगर हम इनको मैट्रिक्स कहते तो हम ये लिखते ए इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स, और फिर उसका डिटर्मिनेंट कहते तो फिर डिटर्मिनेंट का साइन लगाते। तो ये सोच लो कि अभी जो हम काम कर रहे हैं उसमें हम ये वैल्यूज कह रहे हैं कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ए आएगी, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बी आएगी, और वो बी जो है वो किसके इक्वल हो गई, के टाइम्स वैल्यू ऑफ ए, के इंटू ए। तो मतलब कहने का ये एनी रो को के से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो के टाइम्स आ जाएगी। यहां से देखिए, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, तो अगर हम k इंटू ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, k रेज टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। n जो है वो ऑर्डर है, जैसे मान लो कि ए मैट्रिक्स है मेरे पास, ए मैट्रिक्स है वो क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर मैं के ए कहता हूँ, के ए का मतलब क्या होगा, ये मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट के से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी के 2k 3k 4k 5k 6k 7k 8k 9k, 3 by 3 ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं फिर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करूंगा नेक्स्ट लाइन में, अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करता हूँ तो इसका मतलब ये डिटर्मिनेंट हो जाएगा। और जो हमारी प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, पूरे डिटर्मिनेंट में से के कॉमन नहीं आएगा, ये जो फर्स्ट कॉलम है मैंने इस फर्स्ट कॉलम में से के को बाहर ले लिया, इसी वे में से मैंने सेकंड कॉलम में से के को बाहर ले लिया, थर्ड कॉलम में से के को आउटसाइड ले लिया, तो के इंटू ए के क्या आ जाएगा, के क्यूब आ जाएगा, इंटू जो डिटर्मिनेंट बचेगा वो डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी के क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहाँ हमने n क्यों लिखा है, क्योंकि हमने मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो n कहा है, यहाँ मेरे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है तो वो के क्यूब आ जाएगा। यानी ये जो रिजल्ट है अगर मैट्रिक्स के साथ के अंदर है तो इस के को जब आउटसाइड लेके आएंगे तो के रेज टू द पावर n आएगा, n ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब उसमें कितनी रोज हैं कितनी कॉलम्स हैं। अगर 3 by 3 ऑर्डर का होगा, अगर 3 by 3 ऑर्डर का होगा तो ये क्या हो जाएगा, के क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी के ए का डिटर्मिनेंट अगर फाइंड आउट करोगे तो वो क्या आएगा, के क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसी वे में हम कह रहे हैं कि अगर मान लो माइनस ए है, माइनस ए, इसका मतलब मेरे पास क्या हो गया, माइनस ए का मतलब क्या हुआ, -1 इंटू ए का डिटर्मिनेंट, यानी के की वैल्यू यहाँ मेरे पास क्या आ गई, -1। तो बाई दिस रिजल्ट क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 रेज टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये रिजल्ट ध्यान रखें, हम क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। इसी वे में ये कह रहे हैं ए एक स्केलर मैट्रिक्स है, एक स्केलर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, तो इसका मतलब स्केलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि स्केलर मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं, मान लो के, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो सारे के सारे क्या होते हैं, 0। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें से मैं अगर के कॉमन लेता हूँ तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो जाता है, यानी ये के इंटू आई हो जाता है। यानी कोई भी स्केलर मैट्रिक्स है, कोई भी स्केलर मैट्रिक्स है तो उसको मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ। यहाँ ये कहा ए इज ए स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n,
मैंने यहाँ ऑर्डर 3 लिया है, 3/3 ऑर्डर का लिया है, ऑर्डर n, तो इसका मतलब मैं a को क्या लिख पाऊंगा, k इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स को अगर कोई स्केलर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब उस मैट्रिक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, a इज इक्वल टू k इंटू आई बाई दिस रिजल्ट। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट सेम होंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो सारे के सारे जीरो होते हैं। तो इसका मतलब a इज इक्वल टू के आई मैं कह सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या कहूंगा, डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ के आई, और k को अगर मैं बाहर लूंगा तो वो क्या आएगा, k रेज टू द पावर n। जैसे इसमें कहा था के ए था तो k रेज टू द पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो यहाँ क्या है, के आई का डिटरमिनेंट क्या होगा, k रेज टू द पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ आई। और डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, अगर इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करोगे तो वो डिटरमिनेंट क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। तो इसका मतलब k रेज टू द पावर n इंटू 1 यानी k रेज टू द पावर n हो जाएगा। यानी अगर कोई स्केलर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, अगर कोई स्केलर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, तो उसमें जो ये एलिमेंट होगा, अगर यहाँ 5 है तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 रेज टू द पावर n। अगर यहाँ मेरे पास k है तो आंसर क्या आ जाएगा, k रेज टू द पावर n। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे कह रहे हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स a इज इक्वल टू के बी के इक्वल है तो डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ के बी, और k को बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा, k रेज टू द पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ। तो k यहाँ क्या है मेरे पास, स्केलर है, k क्या है, स्केलर। स्केलर का मतलब नंबर है, कोई भी 2 3 4 -4। एग्जाम्पल में क्या कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ए का जो ऑर्डर है वो क्या है, 3/3, और उसकी डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है, डिटरमिनेंट ऑफ ए, वो क्या गिवन है, 4। ए एक मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर का, और डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो क्या है, 4। कह रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट, यानी डिटरमिनेंट ऑफ 5a फाइंड आउट करना है। क्या होगा, k के प्लेस पर मेरे पास क्या आ गया, 5, जो अभी हमने रिजल्ट किया है। आंसर क्या आता था, k रेज टू द पावर n, k का मतलब 5, यानी 5 रेज टू द पावर n, n ऑर्डर, लेकिन यहाँ ऑर्डर क्या दिया हुआ है, 3, तो 5 रेज टू द पावर 3 इंटू 4 हो जाएगा। 5 क्यूब 125 इंटू 4, 125 इंटू 4 500। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 500। इस वे में भी लिख सकते हो कि हमें पता है के ए का डिटरमिनेंट क्या होता है, के रेज टू द पावर n इंटू ए। हमें किसका फाइंड आउट करना है, 5a का। तो 5a का डिटरमिनेंट क्या होगा, 5 क्यूब, क्योंकि n की वैल्यू 3 है यहाँ, 5 क्यूब इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी 125 इंटू 4 यानी 500। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसी वे में एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3, कह रहे हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू k इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए है, तो k की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो 2 इंटू ए का, 2 इंटू ए का डिटरमिनेंट सोल्व करोगे तो क्या होगा, 2 क्यूब, क्योंकि यहाँ n की वैल्यू 3 है, ऑर्डर 3 है, तो 2 क्यूब इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, और 2 क्यूब का मतलब क्या होता है, 8 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। लेकिन ये वाली वैल्यू किसके इक्वल गिवन है, k इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी 8 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू k इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसका मतलब जो k है, इस k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 8। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट, विदाउट एक्सपेंडिंग इस डिटरमिनेंट को, विदाउट एक्सपेंडिंग का मतलब क्या है कि प्रॉपर्टीज यूज करनी है। प्रॉपर्टीज जो अब तक हमने की है उनको यूज करके इस डिटरमिनेंट को इस वे में लिखना चाहेंगे कि मैं इस डिटरमिनेंट को ये लिख सकता हूँ। तो इसके लिए देखें, हमारे पास यहाँ ए स्क्वायर है, इसमें मेरे पास a क्यूब भी है, b क्यूब भी है, c क्यूब भी है। तो मैं यहाँ से a क्यूब b क्यूब c क्यूब बनाना चाहूंगा। तो इसका मतलब जो ए स्क्वायर वाला पार्ट है वो ए से मल्टीप्लाई हो जाए, बी स्क्वायर वाला पार्ट बी से मल्टीप्लाई हो जाए, सी स्क्वायर वाला पार्ट सी से मल्टीप्लाई हो जाए, ताकि मेरे पास ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब आ जाए। तो इसलिए हमने इस डिटरमिनेंट को लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए बी सी से मल्टीप्लाई कर दिया, ए बी सी से डिवाइड कर दिया। और अब मुझे पता है कि ये जो बाहर है, ये जो है ए, इस ए को मैं अंदर ले जा सकता हूँ, लेकिन मैं इसको किसी एक रो से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ये नहीं कि इस ए से मैं सबको मल्टीप्लाई करूंगा। मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो ए है, इस ए से मैं फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये जो बी है इसको मैं सेकंड रो से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और ये जो सी है इसको मैं थर्ड रो से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ताकि मेरे पास ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब आ जाए। तो 1/ABC रह जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ए क्यूब ए बी सी, ए स्क्वायर ए क्यूब ए बी सी, बी स्क्वायर बी क्यूब ए बी सी, सी स्क्वायर सी क्यूब ए बी सी। और अब आप देख रहे हो
इस कॉलम के सभी एलिमेंट सेम है और किसी भी कॉलम के सभी एलिमेंट सेम है तो उसको मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो इसको मैं क्या समझ सकता हूँ, ये इंटू वन है, ये इंटू वन है, ये इंटू वन है। तो इसको अगर मैं कह दूं के इंटू वन, के इंटू वन, के इंटू वन, तो के को मैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम में से कॉमन ले सकता हूँ। जो प्रॉपर्टीज की है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम को के से मल्टीप्लाई करता हूँ तो डिटरमिनेंट की वैल्यू के से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इसकी वजह से इसको मैं आउटसाइड ले सकता हूँ। तो ये एबीसी को आउटसाइड लूंगा तो एबीसी अपॉन एबीसी वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये वाली जो दोनों पार्ट हैं ये एज इट इज, एबीसी कॉमन लिया तो यहाँ वन 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 हो जाएगा, वन 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 हो जाएगा। अब आपके पास ये जो रिजल्ट आ गया, अब यहाँ देख रहे हो यहाँ ए क्यूब है, तो इसका मतलब मैं अगर इन दोनों कॉलम्स को इंटरचेंज कर दूं, इन दोनों कॉलम्स को मतलब C2 और C3 को इंटरचेंज कर दूं, तो मुझे पता है कि अगर एनी टू कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे तो डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। तो मैंने यहाँ इसमें, इसको भूल जाए, यहाँ हमने सेकंड थर्ड कॉलम को सेकंड बना दिया, सेकंड कॉलम को थर्ड बना दिया, लेकिन बाहर क्या लगा दिया, माइनस साइन, क्योंकि एनी टू रोज या एनी टू कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ माइनस साइन आ गया, लेकिन अभी मुझे पता है यहाँ मुझे बी स्क्वायर, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर चाहिए। तो ये जो है इसको यहाँ ले आऊं और इसको यहाँ ले जाऊं, यानी फर्स्ट और सेकंड कॉलम को इंटरचेंज कर दें। तो जब फर्स्ट और सेकंड कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो अगेन माइनस साइन का चेंज आ जाएगा, बाहर पहले ही माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये आ जाएगा। और ये वाले पार्ट क्या है, राइट हैंड साइड, और यही हम प्रूव करना चाहते थे। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर टर्म, मतलब किसी एक रो के या किसी एक कॉलम के एलिमेंट्स को सम ऑफ टू एलिमेंट्स या सम ऑफ थ्री एलिमेंट्स या सम ऑफ फोर एलिमेंट्स लिखा हुआ है या लिखना चाहते हैं, तो वो जो वैल्यू होगी देन द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू और मोर डिटरमिनेंट्स हुज अदर टू रोज और कॉलम्स आर नॉट अल्टर्ड। मतलब पहले ये तो अभी हमने पहले एक मैट्रिक्स ए लिख के दिखाया है, आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में काम करेंगे कि किसी भी एक कॉलम के या किसी भी एक रो के एलिमेंट सम ऑफ टू एलिमेंट्स होंगे तो उस मैट्रिक्स को मैं सम ऑफ टू डिटरमिनेंट लिख पाऊंगा, एक मैट्रिक्स को दो डिटरमिनेंट में ब्रेक कर पाऊंगा विद द हेल्प ऑफ जिस भी रो या कॉलम के एलिमेंट सम ऑफ टू एलिमेंट्स हैं, लेकिन बाकी जो रिमेनिंग रोज होंगी या रिमेनिंग कॉलम्स होंगी वो सेम एज इट इज डिटो, जैसे पहले वाले में दोनों में वही सेम एज इट इज आएंगी। तो उसको प्रूव करने के लिए उसको हम थोड़ा सा लिखने में थोड़ा सा इजीली लिख पाए, इसके लिए हमने जो लास्ट लेक्चर में कोफैक्टर्स के बारे में रिजल्ट पढ़ा था तो उसकी हेल्प से हम थोड़ा सा इजीली लिखा जाएगा, इसीलिए हम इसको कोफैक्टर वाले रिजल्ट की हेल्प से कर रहे हैं। अगर किसी ने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो इस प्रॉपर्टी को करने से पहले आप उस वीडियो को अच्छे से देखें ताकि ये वाली जो प्रॉपर्टी आप इजीली समझ पाए। क्या कह रहे हैं, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ये है, तो आपको बताया गया था कि उस डिटरमिनेंट को हम किसी भी रो के एलिमेंट और उनके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो वो डिटरमिनेंट की वैल्यू के इक्वल आते हैं। तो एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट इन टर्म्स ऑफ कोफैक्टर्स, तो हम डिटरमिनेंट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a1 इंटू कोफैक्टर ऑफ a1, इस a1 का कोफैक्टर, प्लस a2 इंटू कोफैक्टर ऑफ a2, प्लस a3 इंटू कोफैक्टर ऑफ दिस a3। तो ये जो पार्ट है हमने इसको फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड किया, फर्स्ट रो से भी कर सकते थे। अगर मैं इसको चाहता, इसको इज इक्वल टू a1 इंटू इस a1 का कोफैक्टर प्लस b1 इंटू इस b1 का कोफैक्टर प्लस c1 इंटू इस c1 का कोफैक्टर, ये भी लिख सकते हैं। यानी किसी एक रो के एलिमेंट को उनके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो वो जो वैल्यू है वो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाती है। डिटेल में एक्सप्लेन किया है तो वो यही वाला पार्ट है। और ये जो कोफैक्टर a1 का कोफैक्टर, a2 का कोफैक्टर, a3 का कोफैक्टर, सबको पता है कैसे फाइंड आउट करते हैं, बार बार रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। तो ये आपके पास रिस्पेक्टिवली कोफैक्टर है। अब ये देखो मेरे पास इस डिटरमिनेंट में ये देखें आप, ये सम ऑफ टू टर्म्स आ गए, सम ऑफ टू टर्म्स। हम ये कह रहे हैं कि इस डिटरमिनेंट को हम एक डिटरमिनेंट प्लस दूसरा डिटरमिनेंट लिख सकते हैं, इस डिटरमिनेंट को एक डिटरमिनेंट प्लस दूसरा डिटरमिनेंट लिख सकते हैं। बस कंडीशन क्या होती है कि ये जो सेकंड और थर्ड कॉलम है ये दोनों में सेम आएंगे, जैसी आए वैसी ही आएंगी। एक एक टर्म उठा के हमने पहले डिटरमिनेंट में लिख दी,
दूसरी टर्म्स उठा के हमने दूसरे डिटरमिनेंट। बाकी इसका प्रूफ यहाँ है, लेकिन काम जो किया गया वो यही किया गया जो आपको बताया गया है। प्रूफ सिंपल हो जाए इसके लिए जो हमने लास्ट स्लाइड में किया था, वो क्या किया था हमने, ये वाला एलिमेंट इनटू में मेरे पास इसको फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ दो, इस पार्ट का डिटरमिनेंट, फिर माइनस के साथ ये वाला एलिमेंट इनटू इसको फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ दे, रिमेनिंग पार्ट का डिटरमिनेंट, फिर प्लस A3 प्लस अल्फा 3 के साथ इसको फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ दो, इस पार्ट का डिटरमिनेंट। और अब हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, क्या, डैश इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू इनटू A1 का जो कोफैक्टर था वहां हमारे पास, जो हमने लास्ट स्लाइड में लिखा है, इसको हमने कैपिटल A1 लिखा है। फिर ये जो A2 प्लस अल्फा 2 है, इसके साथ माइनस साइन और ये वाली जो वैल्यू है माइनस साइन, और ये जो डिटरमिनेंट है इसको हमने क्या लिखा है, A2। तो इसको हमने माइनस साइन और ये वाला जो पार्ट है इसको हमने क्या लिख दिया, A2। फिर ये वाला पार्ट एज इट इज, इसको हमने क्या लिखा है लास्ट स्लाइड में, कैपिटल A3। और अब हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, क्या, A1 इंटू A1 प्लस A2 इंटू A2 प्लस A3 इंटू A3 एक साथ, अल्फा 1 A1 प्लस अल्फा 2 A2 प्लस अल्फा 3 A3 को अलग से। ये जो पार्ट है ये एज इट इज इक्वल टू ये जो पार्ट आप देख रहे हो, लास्ट स्लाइड में हमने यही कहा है कि ये जो पार्ट है वो इसके इक्वल है। तो यही इस पार्ट को क्या लिख सकते हैं, ये डिटरमिनेंट, प्लस इस पार्ट को क्या लिख सकते हैं, ये डिटरमिनेंट। मतलब अगर किसी एक डिटरमिनेंट में किसी भी एक कॉलम के या रोज के जो सभी टर्म्स हैं, सम ऑफ टू और मोर टर्म्स हैं, तो इस एक डिटरमिनेंट को हम ब्रेक करके टू डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस क्या ध्यान रखेंगे कि जो रिमेनिंग सेकंड और थर्ड रो या कॉलम्स जो रिमेनिंग होंगी, उनके जो एलिमेंट्स होंगे वो सेम एज इट इज एलिमेंट्स आएंगे। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट जो सेवंथ प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का काफी यूज होता है जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सबसे ज्यादा जो हम आगे क्वेश्चंस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के, उनमें सबसे ज्यादा इस प्रॉपर्टी का यूज होता है। तो देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज अनअल्टर्ड if to each element of any rows be added to some multiple k non-zero multiple of the corresponding element of another row or column। यानी ये एक डिटरमिनेंट है, एक आप इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को सॉल्व करो, या क्या कह दो कि मैं फर्स्ट रो में k टाइम्स सेकंड रो ऐड कर रहा हूं, मतलब इसमें मैं KA2 ऐड करूंगा, इसमें मैं KB2 ऐड करूंगा, इसमें यहां मैं KC2 ऐड करूंगा। तो जो पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू है वही सेम एज इट इज वैल्यू आएगी, डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। यानी कहने का मतलब ये है, जब हम प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तो किसी भी रो में किसी दूसरी रो का 2 टाइम्स 3 टाइम्स ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, किसी भी कॉलम में दूसरी कॉलम का k टाइम्स ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी। तो लेट डेल्टा डैश कोई डिटरमिनेंट है, बी द डिटरमिनेंट ऑब्टेन्ड बाय दिस डिटरमिनेंट, इस डिटरमिनेंट से ऑब्टेन कर रहे हैं बाय एडिंग द एलिमेंट्स ऑफ इस फर्स्ट कॉलम। यहाँ मैंने रो की बात करी थी, यहाँ रो में भी कर सकते हो, कॉलम में भी कर सकते हो। फर्स्ट कॉलम में मैं k टाइम्स सेकंड कॉलम ऐड कर रहा हूँ, क्या होगा, इसमें KB1 ऐड होगा, इसमें KB2 ऐड होगा, इसमें KB3 ऐड होगा, और ये वाली पार्ट सेम एज इट इज। और अब हम क्या करें कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू सॉल्व करो या इस डिटरमिनेंट की वैल्यू सॉल्व करो, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर पहले की 3 है तो इसकी भी 3 आएगी। देखो सिंपल वे में सोल्व कर सकते हो। ये अब मेरे पास क्या है, सम ऑफ टू टर्म्स हैं, तो लास्ट थ्योरम में मैंने क्या कहा है, लास्ट प्रॉपर्टी में, इसको मैं सम ऑफ टू डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, एक डिटरमिनेंट प्लस दूसरा डिटरमिनेंट। कैसे, A1 A2 A3, A1 A2 A3, और ये KB1 है, KB1 KB2 KB3, और लेकिन ये जो टू कॉलम्स हैं ये दोनों में सेम एज इट इज आ जाएगी, B1 C1 B2 C2 B3 C3, यहाँ पे भी B1 C1 B2 C2 B3 C3। ये जो डिटरमिनेंट था वो इन दोनों के इक्वल आ गया, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, इसके इक्वल आएगा, मतलब ये और ये आएगा।
इसका मतलब आप देखोगे कि इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 0। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या होगी, 0। अगर देखना चाहें तो देखें, ये के आप देख रहे हो तीनों में है के, एक कॉलम में के है, तो इसका मतलब मैं इनमें से के को कॉमन लेके के को आउटसाइड लिख सकता हूँ। अब आप देख रहे हो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम क्या हो गई, सेम। फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम सेम, b1 b2 b3 b1 b2 b3। और हमने एक प्रॉपर्टी की है, एनी टू कॉलम्स या एनी टू रोज अगर सेम है, आइडेंटिकल है, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0। के इंटू 0 0, यही सेम एज इट इज। यानी एनी रो या एनी कॉलम में किसी दूसरी रो का कॉलम का के टाइम्स ऐड करते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहती है, अनअल्टर्ड सेम रहती है। तो ये मैंने यहाँ बताया, यही यहाँ जो पार्ट किया है सेम एज इट इज यही किया है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है जो प्रूव करना चाहते थे। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, इसमें क्या कह रहे हैं, द डिटरमिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, यानी ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, उनका प्रोडक्ट लें और फिर उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करें, या ए का अलग से डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लें, बी का अलग से डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लें और इनको मल्टीप्लाई करें, तो ये जो वैल्यूज हैं ये वैल्यूज सेम होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिटरमिनेंट, मतलब ए बी का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करें इज इक्वल टू क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। लेकिन ए और बी जो है उनका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर सेम होना चाहिए। प्रॉपर्टीज बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज हैं, अगर हम फर्स्ट टाइम करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने इनको 2 बार कर लिया तो उसके बाद इन फ्यूचर कभी भी नहीं होगा, बिल्कुल याद रहती हैं, टिप्स पे रहती हैं। और अप्लाई जो करेंगे हम वो नेक्स्ट लेक्चर में, एग्जाम्पल्स बड़े अच्छे एग्जाम्पल्स होंगे, बड़े इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स होंगे, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि जो प्रॉपर्टीज हमने की हैं 8 प्रॉपर्टीज, इनमें आपको सबसे अच्छी कौन सी प्रॉपर्टी लगी, उसमें आपने क्या सीखा उसके बारे में मेंशन करें। ओवरऑल आपको वीडियो कैसा लगा उसके बारे में डिस्कस करें, कमेंट जरूर करें, कमेंट करना मस्ट है। करें कमेंट और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, उनको सब्सक्राइब करने के लिए कहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट।